नमस्कार दोस्तों, मैं आराध्या शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा एकेडमी 2.0 पर। चलिए, तो सबसे पहले एक बात कह दूं कि भाई जितने लोग भी क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, एंड शेयर कर दीजिएगा अपने पढ़ने वाले दोस्तों में। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आगे भी यहाँ पर जितनी भी क्लासेस मेरे द्वारा होती हैं उनका सबका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए भाई चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का जो हमारा टॉपिक है, भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे तो आज का टॉपिक है हमारा वैदिक सभ्यता। ठीक है, क्या है टॉपिक? वैदिक सभ्यता। देखिएगा, वैदिक सभ्यता। चलिए भाई, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि देखिए, इससे पहले भारत में कौन सी सभ्यता विकास में आई थी। तो इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत में विकास में आई, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ उसके बाद काफ़ी टाइम तक कोई भी खास सभ्यता भारत में देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद जो नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे कहते हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जिस नवीन सभ्यता का विकास भारत में देखने को मिलता है उसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो लिखिएगा यहाँ पर के पश्चात भारत में सभ्यता में आई उसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। उसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, वैदिक सभ्यता कह लीजिए या आर्य सभ्यता कह लीजिए या वैदिक काल कह लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आर्य सभ्यता या वैदिक काल। वैदिक काल, ठीक है। चलिए भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जो सभ्यता विकास में आई उसे आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? सिंधु घाटी सभ्यता देखिए, यहाँ पर 2400 से 2400 BC ईसा पूर्व, ठीक है, इसे ईसा पूर्व कहेंगे। 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का जो है टाइम चला। और इसके बाद देखिए, वैसे तो इस पर बहुत मतभेद है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम है ये कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता, काफ़ी इस पर मतभेद है, लेकिन जो सर्वमान्य तिथि है वो मानी गई 2400 से 1700 BC। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद सीधा बहुत लंबा गैप रहा, कोई भी सभ्यता देखने को नहीं मिली। सीधा 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व में जो सभ्यता देखने को मिलती है इसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना गया। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता निर्मित किसके द्वारा हुई? तो ये आर्यों के द्वारा निर्मित हुई। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा आर्यों द्वारा वैदिक सभ्यता निर्मित हुई। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा निर्मित। ठीक है, आर्य भारत में आए और आर्यों ने वैदिक सभ्यता को निर्मित किया। ठीक है, देखिए, वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से मिलती है। ठीक है, देखिए, वैदिक सभ्यता भी दो पार्ट्स में है। नंबर 1 वैदिक सभ्यता, नंबर 2 उत्तर वैदिक सभ्यता। ठीक है, दो पार्ट्स हैं इसके, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता। तो पूरे के पूरे ये जो भी दो पार्ट्स में है ना, ये पूरे के पूरे की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वेदों से मिलती है। ठीक है, वैदिक सभ्यता जो है इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, एंड उत्तर वैदिक सभ्यता जो है इसकी जानकारी हमें बाकी के 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल
की जानकारी वेदों से मिलती है, वेदों से मिलती है। ठीक है, वैदिक काल की जानकारी जो है वेदों से मिलती है। अब देखिएगा दो पार्ट्स जो मैंने बताए वैदिक सभ्यता के, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा वैदिक काल, वैदिक काल। एक जो है वो है वैदिक सभ्यता, वैदिक काल, सॉरी ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा जो है ये है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल। चलिए भाई, तो ये दो हैं, एक वैदिक सभ्यता के दो पार्ट्स, एक तो वैदिक काल ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है ना बेटा, ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व लिख लीजिए, BC लिख लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल जो है इसका 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। ठीक है, देखिए ईसा पूर्व का मतलब बहुत बार बता चुकी हूँ, जब ज़्यादा से कम की ओर जाते हैं, उल्टा चलते हैं तो ईसा पूर्व लगाया जाता है। ठीक है, कम से ज़्यादा की ओर सीधे सीधे चलना तो ईसवी हो जाता है। ठीक है, चलिए भाई, तो इसका टाइम पीरियड जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और इसका जो टाइम पीरियड है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, तो यहाँ पर लिखेगा ऋग्वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, एंड उत्तर वैदिक काल जो है, उत्तर वैदिक काल की जानकारी बाकी के तीन वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और अथर्ववेद। अथर्ववेद से मिलती है। ठीक है, तो देखिएगा ऋग्वेद की जानकारी ऋग्वेद से, एंड बात जो उत्तर वैदिक काल है इसकी जानकारी, ऋग्वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद, और उत्तर वैदिक काल की जानकारी बाकी के तीन वेद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है। ठीक है, आई बात समझ में, मतलब टोटल वैदिक सभ्यता जो है ये वेदों से ही हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे वैदिक काल में आर्यों का आगमन, आर्यों का आगमन भारत में हुआ। ठीक है, अब भाई जब आर्यों ने ही वैदिक सभ्यता को निर्मित किया तो यही तो कहेंगे कि वैदिक काल में आर्यों का आगमन जो है भारत में हुआ, आर्य आए भारत में। स्पेशली यहाँ पर वेदों के बारे में, वेदों से जानकारी मिलती है आर्यों के बारे में, स्पेशली आर्यों के बारे में इस सभ्यता से हमें जानकारी मिलती है। आर्यों ने क्या किया, आर्य किस तरह के थे, आर्य का अर्थ क्या होता है, उनकी भाषा क्या थी, कहाँ से आए थे और कहाँ पर बसे थे। ठीक है, तो चलिए भाई ये प्रोसेस कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आर्य
आर्य अफगानिस्तान और पंजाब में बसे। ठीक है, देखिए भाई, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का आगमन कहाँ होता है? भारत में होता है। और आर्य जो है जब आए तो ये अफगानिस्तान और पंजाब में बसे। ठीक है, देखिए आर्य कहाँ के निवासी, मूल निवासी वो कहाँ के थे, उनका मूल निवास स्थान क्या था, इसके बारे में बहुत ज़्यादा विद्वानों में बहुत ज़्यादा मतभेद रहा। किसी ने कहा कि उत्तरी ध्रुव से आए हैं, किसी ने कुछ, लेकिन एक कथन जो है वो सबसे ज़्यादा सही माना जाता है, मैक्स मूलर का कथन। ठीक है, मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य जो है ये मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, आर्यों का मैक्स मूलर का मानना था कि आर्य मध्य एशिया में रहते थे, वहाँ से आए थे। ठीक, यही वाला कथन माना गया है सही, और इसी को पेपर में पूछा ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया के थे, मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, मैक्स मूलर के अनुसार आर्य जो है ये मध्य एशिया से आए थे। आ गई बात समझ में? चलिए भाई, अब जानिएगा कि आर्य का अर्थ क्या होता है। आखिरकार आर्य का अर्थ क्या है? तो लिखिएगा, आर्य संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ श्रेष्ठ है। ठीक है, श्रेष्ठ होता है। देखिए, आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य एक संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ है श्रेष्ठ। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए भाई, आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। तो लिखिएगा, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ठीक है, अगली बात समझ में? चलिए भाई, देखिए, आर्य जब भारत आए ना, तो उन्होंने जैसे इस साइड से आए, आर्य इधर से भारत आए, यहाँ अफगानिस्तान और पंजाब में बसे। इस साइड से है ना, ये आप जानते हैं ऐसे एरिया, ये पाकिस्तान है, उसके बाद अफगानिस्तान, अब हो गया पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो इधर से आर्य आए भारत में, यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान और पंजाब में बसे आकर के। ठीक है, तो आर्य जैसे जैसे आगे आते गए ना, उनको जो जो नदियाँ भारत में मिलती गई, उन नदियों को उन्होंने यहाँ पर अपने समझ से वर्णन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो आए तो उन्हें पहले सिंधु नदी मिली, तो सिंधु नदी के बारे में उन्होंने सबसे ज़्यादा वर्णन किया है। सबसे ज़्यादा वर्णन किसका मिलता है वैदिक सभ्यता में? सिंधु नदी का। ठीक है, उसके बाद यमुना मिली, तो यमुना का वर्णन उन्होंने 3 बार किया। उसके बाद गंगा मिली, तो गंगा का वर्णन 1 बार। जो लास्ट में आते आते लास्ट हो गया ना, तो जो आप देखते ना, आप भी जहाँ रहते हैं, तो जो एरिया आपके आसपास का होता है उसके बारे में आप बातचीत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो एरिया आपसे बहुत दूर होता है वो आपके दिमाग में कम आता है ना, ये चीज़ होती है ना। तो चलिए भाई, देखिए, आर्य जब इधर आए ना, तो यहाँ सिंधु मिली। सिंधु का वर्णन अगर आपसे पूछा जाए कि वैदिक सभ्यता में सबसे ज़्यादा किस नदी का वर्णन है, तो सिंधु का है। ठीक है, यमुना का कितने बार वर्णन किया गया है? 3 बार। गंगा का कितने बार किया गया है? 1 बार। तो यहाँ लिख लीजिएगा। और एक चीज समझिएगा, आर्यों की जो सबसे पवित्र और सबसे मुख्य नदी थी ना, आर्य जिसे सबसे पवित्र मानते थे वैदिक सभ्यता की, वो सरस्वती है। ठीक है, तो चलिए भाई, यहाँ पर लिख लीजिए, में सबसे ज्यादा वर्णन सिंधु नदी का है। सिंधु नदी का है। ठीक है, सिंधु नदी का हुआ है। इसके बाद यमुना का वर्णन 3 बार। गंगा का 1 बार।
ठीक है, याद रखिएगा, ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि आर्यों ने गंगा का कितने बार वर्णन किया है, तो 1 बार। यमुना का कितने बार किया है, तो 3 बार। ठीक है, आर्यों की सबसे पवित्र नदी, आर्यों की सबसे मुख्य और पवित्र नदी सरस्वती थी। ठीक है, कौन सी, सरस्वती। तो सबसे ज्यादा सरस्वती को आर्य जो है महत्ता देते थे, और सबसे ज्यादा वर्णन किसका किया है, तो सिंधु नदी का किया है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, आर्यों का जो समाज था ना, ये पितृ प्रधान था, मतलब पुरुष प्रधान। ठीक है, हमने जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी तो वहाँ हमने जाना था कि सिंधु घाटी सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता जो थी वो मातृ सत्तात्मक थी, लेकिन यहाँ पर पितृ प्रधान समाज था। तो लिखेगा आर्यों का समाज, आर्यों का समाज पितृ प्रधान। ठीक है, मतलब पुरुषों को ज्यादा वैल्यू दी जाती थी, पितृ प्रधान था। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए भाई, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता जो है ये ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, तो यहाँ लिखेगा वैदिक सभ्यता ग्रामीण। ठीक है, सभी जानते हैं कि नगरी मतलब शहरी सभ्यता, और ये जो है वो गांवों वाली सभ्यता। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता जो थी ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। आई बात समझ में। देखिए, आर्यों का जो समाज था ना, वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था, ये भी कुछ पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछे जाते हैं। गाय को अघन्या कहा गया है। तो लिखिएगा वैदिक काल में गाय को क्या कहा गया है, अघन्या। ठीक है, अघन्या कहा गया है। अघन्या का मीन्स क्या होता है, ना मारे जाने योग्य, देखिए भाई, गाय को ना मारे जाने योग्य वाले पशुओं की श्रेणी में रखा गया है। जो पशु मारे नहीं जाएंगे उनकी श्रेणी में गाय को वैदिक काल में रखा गया, ना मारे जाने योग्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। वैदिक काल में जो औरतें जीवन भर अविवाहित रहती थी, जो विवाह नहीं करती थी, उन्हें क्या कहा जाता था, तो उन औरतों को अमाजू कहा जाता था। तो लिख लीजिएगा कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, अमाजू। ये सारे पॉइंट्स आप स्पेशली याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं यहाँ बता रही हूँ, ये पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। गाय को अधन्या कहा जाता था। गंगा का 1 बार वर्णन, यमुना का 3 बार वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, आर्यों का जो समाज था ये पितृ प्रधान था। चलिए, इसके बाद देखिए आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ कौन सा था, तो सोमरस था। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस। ठीक है, जो कि एक वनस्पति है, और ये पर्वत पर, हिमालय पर्वत पर पाई जाती थी। ठीक है, ये आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था, और एक देवता भी, सोम देवता भी एक हुआ करते थे। ठीक है, चलिए भाई,
आर्य ये सोमरस पर्वतों से लाते थे, हिमालय के ऊपर से लाया करते थे, ठीक है, इतना इनको इसमें इंटरेस्ट था सोमरस में। आर्य द्वारा खोजी गई वस्तु कौन सी थी, धातु, सॉरी वस्तु नहीं, आर्य द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी, तो यहाँ पर लिखेंगे आर्यों द्वारा खोजी गई धातु, कौन सी थी, लोहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, ठीक है, आई बात समझ में। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा वैदिक काल में दासराग युद्ध का वर्णन मिलता है जो कि ऋग्वेद के 7वें मंडल से लिया गया है। तो यहाँ लिख लीजिएगा ऋग्वेद के 7वें मंडल में दासराग युद्ध, ठीक है, दासराग युद्ध का वर्णन हुआ है। अब ये दासराग युद्ध क्या था, देखिए दासराग युद्ध एक गुरु विश्वामित्र थे, एक बंदा था सुदास और विश्वामित्र। देखिए सुदास ने क्या किया था, विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटा दिया था। सुदास क्या, विश्वामित्र पुरोहित पद पर थे, तो विश्वामित्र को हटा करके वशिष्ठ को पुरोहित पद पर रख लिया था। इससे विश्वामित्र को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, 10 जनों को, मतलब 10 कबीलों को इकट्ठा किया, 10 जनों को और 10 जनों के कबीलों को, और ये युद्ध कर दिया सुदास के साथ, ठीक है। ये पुरुषड़ी नदी, रावी, जिसे रावी नदी कहते हैं ना, उसे पुरुषड़ी कहते थे, ठीक है, पुरुषड़ी नदी के किनारे हुआ। यहाँ पर लिख लीजिएगा पुरुषड़ी नदी, ठीक है, पुरुषड़ी नदी, रावी लिख लीजिएगा, रावी, ठीक है, रावी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ सुदास और विश्वामित्र, मतलब 10 जनों के साथ ये युद्ध हुआ जिसमें सुदास की विजय हुई, ठीक है। चलिए भाई, तो ये कहाँ से वर्णन मिलता है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में ये वर्णन मिलता है, ठीक है। आर्यों का जो समाज था वो चतुर्वर्णों में विभक्त था। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आर्य समाज में विभक्त, ये कौन कौन से हैं, तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लिख लीजिएगा। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य, और नंबर 4 शूद्र, ठीक है। ये 4 वर्ड हैं, इनका भी उल्लेख आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। तो यहाँ लिख लीजिएगा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त, जिसे कहते हैं पुरुष सूक्त, ये जो 4 वर्ड है पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है, पुरुष सूक्त, ठीक है। पुरुष सूक्त का वर्णन कहाँ मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण मतलब कि मुख से उत्पत्ति, ये सारा कुछ बता चुकी हूँ ऋग्वेद जब पढ़ाया था। क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र पैरों से। देखिए उस समय जो वैदिक समाज था ना, उस समय पर वर्ण जो है ऐसे बांट दिए जाते थे, जिसका जो काम है उस हिसाब से बांट दिए जाते थे। जैसे कि जो मोची है, जो जूते चप्पल सिल रहा है उसको मोची कह दिया, जो दूध बेच रहा है उसको कुछ मतलब दूध वाला, ऐसे कुछ, मतलब जैसे आज का समाज चल रहा है ना, उसी टाइप का समाज चलता था। लोग अपने काम से अलग अलग जाने जाते थे कि भाई इनका ये काम है तो ये इस वर्ड के लोग हैं। आर्य जब यहाँ पर आए ना, तो आर्य जब भारत में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, उन्होंने पहले गंगा को पाया, फिर पहले यमुना को, फिर गंगा को, सबसे पहले सिंधु को, ठीक है। तो इस तरह जब आर्य आगे बढ़े, बहुत आगे आ गए बंगाल अंगल की साइड, तो काले काले लोग उन्हें मिलने लगे आर्य को। आर्य बहुत ही सुंदर, बहुत ही गोरे हुआ करते थे, तो उन्हें जब काले काले लोग देखने को मिले तो आर्यों ने उन्हें क्या कह दिया, शूद्र कह दिया। आर्य बोले ये तो भाई शूद्र हैं, एकदम बेकार से लग रहे हैं, तो ये शूद्र हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से शूद्र जो है, शूद्र भी निकला, नहीं तो पहले ये 3 थे। तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक चीज और जान लीजिएगा, महाभारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, महाभारत, ठीक है। तो इसको जान लीजिएगा, महाभारत
विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। इसका पुराना नाम जो है ये जय संहिता है। क्या है? अगर महाभारत का पुराना नाम पूछा जाए तो जय संहिता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, वंदे मातरम। वंदे मातरम देखिएगा, एक चीज और समझ लीजिए कि वंदे मातरम जो है ये मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। वंदे मातरम से लिया गया है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरह से आज आपने वैदिक सभ्यता को पूरी तरह से जान लिया है, समझ लिया है, पढ़ लिया है। याद रखिएगा कि वैदिक सभ्यता जो है ना ये बहुत मोस्ट है, और इसके यहाँ पर जितने मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने भी पॉइंट्स कराए हैं ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो सारे के सारे पॉइंट्स आप याद करेंगे अच्छे से, यही पेपर में पूछे जाते हैं। बाकी वैदिक सभ्यता से आपसे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। चलते हैं, कल फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को टाटा, बाय बाय, नमस्कार।